राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ रहे थे हम, और लास्ट क्लास में जितना मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसका निर्वाचन शक्तियां, हाँ, महाभियोग का प्रोसेस पढ़ा था। बताओ जरा, राष्ट्रपति किस भाग में है? भाग 5। किस अध्याय में है? अध्याय। इसके 5 चैप्टर हैं, पहले में है, दूसरे में है। इसके 5 अध्याय, 5 चैप्टर हैं, जिसमें अलग अलग आर्टिकल्स हैं। 52 से 78, 79 से 122, 123, 147, 148 से 51, ऐसे थे ना 5 चैप्टर। इसमें 3 लोगों की जानकारी थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुखिया, पीएम। इस दूसरे में जानकारी थी पार्लियामेंट हाउस की, जिसमें लोकसभा थी और राज्यसभा, बिल्स, विधेयक, कैसे कानून बनने का प्रोसेस, ज्वाइंट सेशन, ये सब हम पढ़ चुके थे। ये रहता था, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसको पढ़ रहे हैं आज। हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक सी बातचीत की थी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए उम्र चाहिए 35 साल, लोकसभा का मेंबर बनने की लायकियत होनी चाहिए और भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो। एक बार जो राष्ट्रपति बन गया, कितने साल के लिए बन गया? लेकिन अगर गड़बड़ करे तो उसको हटा सकते हैं। कौन सा प्रोसेस था वो? जिसको क्या कहा जाता था? इम्पीचमेंट। इसको लगाने की पावर सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, कोई एक लगाएगा। जो भी पहल करेगा जरूरी है कि उसके 1/4 लोग साइन करें और एक कागज जाएगा जिसमें कारण लिखे होंगे, भाई इसलिए आपको हटा रहे हैं क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है। यही तो लॉजिक था ना इसका, कि भाई आपने संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। इसमें कितने लोगों के साइन चाहिए एप्लीकेशन जो लिखी गई है? उसके बाद 14 दिन तक टाइम दिया जाएगा। इन 14 दिनों में राष्ट्रपति अपने ऊपर लगे इल्जाम के एवज में, भाई मैं क्या कहूंगा वहां जाके, मैंने गलती की नहीं की, मैंने क्या सोच के किया, ये सब इकट्ठे करेगा सबूत, और आफ्टर 14 डेज जिसने कागज भेजा है वहीं पहुंचेगा, या तो खुद या अपने बिहाफ पर अपने वकील को। और फिर यहाँ ये लोग सुनेंगे, जब वो बहस और वो सब होगा, अगर 2/3 लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ने गलती की है नहीं की, बात की बात है, कितने लोग कह दें? 2/3, तो फिर ये चला जाएगा दूसरे सदन में और वो इसकी जांच करेगा। जब भी कभी ये शब्द है ना कि जांच करेगा, तो इससे समझ जाना कि ये न्याय का काम कर रहे हैं। पर क्योंकि ये कोर्ट नहीं है, इसलिए कहा जाता है ये अर्ध न्यायिक हैं, यानी ये हाफ काम कर रहे हैं न्यायालय वाला। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? इम्पीचमेंट या महाभियोग। दूसरा जांच करेगा, और जांच में अगर गड़बड़ पाई गई, 2/3 कह दें कि गड़बड़ है, दोनों के 2/3 अगर प्लस हो, तो राष्ट्रपति की गलती एक तरह से साबित हो गई, और अब राष्ट्रपति को चाहे ना चाहे उसके ऊपर क्या लग गया, और अब उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। आज तक भारत में किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया और नहीं कभी ये प्रोसेस चलाना पड़ा, तो आज तक के राष्ट्रपतियों पे ये कभी नहीं लगा। इसके बारे में 2 आर्टिकल और बताए होंगे, एक 56 और 61। 61 में प्रोसेस है, 56 में कारण है। कारण सिर्फ एक होगा, संविधान का उल्लंघन करना। ये सब हमने पढ़ लिया था। आज इससे आगे बढ़ते हैं, और इससे आगे जैसे लिखा है वैसे नहीं पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ाऊं उसको पहले पढ़ेंगे, फिर लिखे हुए को कंप्लीट करेंगे। आज सबसे पहले बातचीत करेंगे हम राष्ट्रपति की एक खास तरह की शक्तियां, जिनको कहा जाता है वीटो शक्तियां या वीटो पावर्स। वीटो क्या है? एक दूसरी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है मना करना। वीटो एक ऐसी पावर है जो रोकने की पावर है काम को, और जिसको हिंदी में कहते हैं निषेध। निषेध मतलब मना करना, निषेध अधिकार, तो निषेधाधिकार है ये, मना करने की पावर। और आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने वीटो नाम का शब्द आज तक लिखित में कहीं यूज नहीं किया, लेकिन आपके प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि आप जितने दिन चाहें आपके पास बिल आएगा साइन करने के लिए, और बिल होगा प्रस्तावित कानून, यानी जो प्रस्ताव रखा गया है जिस कानून का, अभी वो कानून बना नहीं है, इसको कहा जाता है बिल या विधेयक। विधेयक सिर्फ 2 तरह के हैं, एक साधारण और एक मनी बिल। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में सिर्फ मंत्री पेश करता है, साधारण कहीं भी। जब लोकसभा राज्यसभा इनको पारित कर देती है, तो ये फाइल जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, राष्ट्रपति के पास, वो इसको पढ़ के चाहे तो साइन करे, चाहे तो साइन ना करे। तो ये जो पावर है ना कि आप इसको रोक सकते हैं कितने भी दिन, ये कहां लिखी गई है? 111 में, आर्टिकल 111, कि आप कितने भी दिन रोक लीजिए। इसी को हमने कह दिया कि कितने भी दिन रोकने का मतलब है मना करना, लेकिन स्पष्ट मना नहीं किया, तो आपने कह दिया वीटो। किस आर्टिकल में मेंशन समझ ले हम? 111। लेकिन अगर आप ये वर्ड सर्च करोगे, वर्ड नहीं लिखा। ये 3 तरह का वीटो इंडिया में दिया गया है। सबसे पहले का नाम है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट मतलब सीधे मना करना, ठीक है। दूसरा वीटो है सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव। और तीसरे वीटो का नाम है पॉकेट वीटो। इंडिया में तीनों आज तक यूज हुए हैं। कब कब, किसने किसने और क्यों यूज किए, इनके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले का नाम क्या था? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में काम को करने से सीधा मना। आपके देश के संविधान में लिखा है कि आपका प्रेसिडेंट मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अगर मना किया तो किसका उल्लंघन हो जाएगा? संविधान। अगर संविधान का उल्लंघन होगा तो महाभियोग लगेगा। फिर कैसे इसका यूज करें? इसका यूज लॉजिकली करना है। अगर आपके ऊपर कंपल्शन है कि भाई आपको साइन करने हैं, तो एक अलग कंडीशन है। इसका यूज आज तक मना करने की पावर यूज करते नहीं है, लेकिन 2 राष्ट्रपतियों ने की। पहले का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1951 में जब आपके देश में इलेक्शन हुआ, 52 में सरकार बनी और ये इलेक्टेड राष्ट्रपति बने, तब उसी दौर में 1954 में पंजाब में बहुत बुरा हाल हुआ। और पंजाब उस टाइम पेप्सू था। पेप्सू आप सब जानते हैं, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, जो आपको मिला था अलग होने के बाद। यहाँ अचानक से स्थितियां खराब हुई और यहाँ पे आपातकाल जैसी कंडीशन हो गई, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। राष्ट्रपति शासन आपके एक आर्टिकल में लिखा है 356। थोड़ी देर बाद इस पर बात करेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ इतना जान लो, पंजाब में सरकार काम नहीं कर पा रही थी और वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था 1954 में। तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो किसी भी स्टेट का सारा काम देश की सरकार देखती है, क्योंकि स्टेट में तो सरकार काम नहीं कर रही, तो उसका सारा काम देश की सरकार। ये घटना है फरवरी
1954 की। इस हर साल फरवरी में आपका बजट पारित होता है। हर स्टेट का काम है अपने आने वाले साल के खर्चे को पहले से डिसाइड करना, भाई इतने रुपए हम इस सेक्टर में लगाएंगे। तो फरवरी में जब इनका बजट बनाया तो इनकी सरकार थी ही नहीं, तो इनका बजट बनाया देश की सरकार ने। देश की सरकार ने बजट बना के पेप्सू का, इसमें पेप्सू का कोई आदमी नहीं है, यानी खर्चा इनको करना है, इनको देखना है, लेकिन बजट बन रहा है दिल्ली में क्योंकि इनके यहाँ सरकार नहीं है। जब यहाँ सब कुछ हो गया, सारा बजट हो गया, लोकसभा ने राज्यसभा ने पारित कर दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गई पंजाब की फाइल, पेप्सू की फाइल। जैसे ही वो फाइल वहां पहुंची उसी दिन कहते हैं यहाँ से राष्ट्रपति शासन हट गया। कहां से? पेप्सू। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि जब राष्ट्रपति शासन ही हट गया तो इसका मतलब है यहाँ की अपनी खुद की पर्सनल सरकार बनेगी, और जब उनकी पर्सनल सरकार बनेगी तो उसको सोचने दो कि पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा। भाई हम कौन है सोचने वाले? अगलों का राज्य है, अगलों का पैसा है, वो जैसे चाहे खर्च करें। हम डिसीजन तब लेते जब सरकार ना होती। ठीक है, आप लोगों ने फाइल बनाई क्योंकि सरकार नहीं थी, पर अब मेरे साइन करने से पहले सरकार बन गई, इसलिए मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन करने से मना कर दिया। कौन सी पावर यूज कर ली? एब्सोल्यूट। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि इन्होंने कोई नॉर्मल ऐसी कोई वैसी कंडीशंस में गड़बड़ नहीं की थी। जो इन्होंने किया वो देखा जाए लॉजिकली भी ठीक था। भाई उनका पैसा उनको खर्च करना है, आप कौन? ये तब आते जब उनके पास सरकार ना होती। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू में पहली बार इस बजट को साइन करने से मना कर दिया, और ये एब्सोल्यूट वीटो का इंडिया का पहला यूज था। इसके बाद ये दोबारा यूज नहीं हुई लंबे टाइम तक। 1954 की घटना है, ये लिखा। 1991 तुम्हारे देश में एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रामास्वामी, आर वेंकटरमन के नाम से फेमस है, आर वेंकट रमन। इनके टाइम पर एक साल की सरकार आई थी 1989 से 90 के बीच में। 90 से 91 आपके देश की स्थिति बड़ी खराब थी। तो वेंकट रमन के समय में एक आपका प्रधानमंत्री बनता है जिसका नाम है पेप्सू है, ये यूनियन है। प्रधानमंत्री बनता है जिसका नाम है वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह की सरकार 365 दिन पूरे नहीं निकालेगी, उससे कम टाइम में। लेकिन जब हटने वाली है ना, जैसे मान लीजिए अगले हफ्ते हट रही है, इस हफ्ते तुरंत में एक मनी बिल लाएंगे, धन विधेयक। आप सबको पता होना चाहिए, धन विधेयक पेश करने से पहले, जब फाइल पेश करनी है उससे पहले किसके पास जाती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखता है, वो हाँ करता है तो पेश करते हैं, अदरवाइज पेश नहीं करते। यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, इससे पहले परमिशन लेनी है, उसके बाद लोकसभा में लोगों को बताया जाएगा। इसकी पूर्व अनुमति किसी ने नहीं ली। वीपी सिंह लाए फाइल अपने डिपार्टमेंट में, बिना प्रायर परमिशन लिए पेश कर दी और पास भी कर दी। कल हटना है और आज इन्होंने ये फाइल पास कर दी। फाइल पास कर दी तो राज्यसभा में गई। राज्यसभा आप जानते ही हैं धन विधेयक पे ज्यादा स्टैंड ले नहीं पाती। कितने दिन रोक पाती है? 14 दिन। उसने वो 14 दिन भी नहीं रखी, तुरंत साइन किया और पहुंचा दी राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति ने जैसे ही देखी फाइल, इसने कहा ये तो धन विधेयक है, और धन विधेयक तो मुझसे पूछ के तो पेश करना था, मुझसे बिना पूछे कैसे पेश किया? मैं इस पे साइन नहीं करता। ये ऐसा राष्ट्रपति है जिसने धन विधेयक क्योंकि पूर्व अनुमति नहीं ली, इस फाइल पे साइन करने से मना कर दिए। और मना करने का मतलब कौन सी वीटो यूज कर ली इन्होंने? ये भी लॉजिकली ठीक है, कोई इन पे ब्लेम नहीं लगा सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है कि प्रायर परमिशन लेके ही, इससे पूछ के ही धन विधेयक पेश होगा। तो दोनों राष्ट्रपति अपनी जगह ठीक थे, और अगर कोई इनको कुछ कहता तो इनके पास जवाब था। जैसे आप कुछ काम करें ना, तो आपके पास उस चीज का सबूत हो कि मैंने गलत नहीं किया। दोनों के पास सबूत है, ना इसने गलत किया ना इसने। जब उनकी अपनी सरकार है तो मैं क्यों साइन करूं उनके खर्चे की लिस्ट पर? अगले अपना खर्चा खुद देखें, कितना पैसा कहां से लेना, कहां खर्च करना है। इनका भी कहना ठीक था, कल सरकार हटने वाली है, मुझसे पूछा नहीं, बताया नहीं, सीधे फाइल मेरे सामने ले आए। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है? पूर्व अनुमति लो तब फिर इसके साइन लो। दोनों ने बिल्कुल ठीक किया, इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता कि भाई इन्होंने गलत किया। अगली थी सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव क्या होती है? सस्पेंसिव में राष्ट्रपति एक बार लौटा देता है फाइल को पहली बार में, और क्या कहता है? मुझे ठीक नहीं लग रही, एक बार पुनर्विचार कर लो। पुनर्विचार करने का मतलब है आपको ऐसा लग रहा है कि पीएम और बाकी सांसद गलत कर रहे हैं। ये तो एक तरह का चैलेंज ही हो गया। आप एक हैं और जिन्होंने फाइल भेजी है वो 543 प्लस 245, ये कितना हो गया? 887। अगर इन सब ने ना सही, लेकिन आप मान के चलो 500 लोग तो फेवर में होंगे, उन सबकी बातों को आप क्या कह रहे हो? एक बार पुनर्विचार। ये बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं आप सरकार को, और जनरली सरकार को ये पसंद नहीं आएगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि अच्छा हमें ये कह रहे हैं पुनर्विचार कर लो। इसका यूज करना भी एक तरह से सरकार को चैलेंज करना है। इसका यूज किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और मुद्दा था जब ये अमिताभ बच्चन की वाइफ को यूपी में किसी इसका हेड बना दिया था, किसी मूवीज और थिएटर से जुड़ी संस्था का, और उस सबको जो पैसा मिलता था, जो सैलरी मिलती थी, वो जनता के टैक्स के पैसे से थी। क्योंकि सरकार अगर कोई भी तनख्वाह देगी तो चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो आईएएस हो, उसको टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है। अब ये टैक्स का पैसा आपका मेरा पैसा है, और जो टैक्स के पैसे से सैलरी लेता है उसे कहते हैं ये लाभ के पद पर है। और एमपी बनने की एक शर्त होती है कि आप लाभ के पद पर ना हो। तो जैसे ये बात उछली, और उछली तो न्यूज में आ गई, तुरंत से किसी ने नोटिस कर लिया। कई साल बैठी रही थी, फिर जब ये नोटिस कर लिया तो आनंद फानन में लोकसभा एक विधेयक आती है और कहती है कि हमने पहले से कुछ पोस्ट बता रखी हैं जो लाभ के पद नहीं है, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, उस लिस्ट में और ऐड कर दिए कि ऐसे 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 ये वाले लोग भी लाभ के पद में नहीं हैं। ये रातों रात हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग लाभ के पद पे भी थे और एमपी बने बैठे थे। तो ये लिस्ट जब पारित कर ली, फटाफट से भी बनाने वाले यही लोग हैं, तो ये गई डॉक्टर एपीजे के पास। एपीजे ने पूरी फाइल पढ़ी, और एपीजे पढ़े लिखे और काबिल आदमी थे। उन्होंने कहा तो गलत है, क्योंकि ये जितने लोग आपने लिखा है इस पोस्ट के, ये सब तो टैक्स का पैसा लेते हैं, और टैक्स का पैसा किस पद में आता है? लाभ के पद। उनके मन ने, उनकी आत्मा ने हाँ नहीं कही, और उन्होंने कहा मैं अपनी पावर यूज करता हूँ सस्पेंसिव, और मुझे गड़बड़ लग रही है, पुनर्विचार कर लो। 2006 में पहली बार किसी राष्ट्रपति ने इतनी हिम्मत की कि उसने प्रेजेंट टाइम की, उस टाइम की गवर्नमेंट को चैलेंज किया कि मुझे गड़बड़ लग रही है, आप गलत कर रहे हैं, और ये फाइल वापस गई लोकसभा। उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज कहा नहीं ये ठीक है, आप साइन कीजिए। राज्यसभा ने पारित किया और बिना इनकी चीजों को चेंज किए इन्होंने साइन करवा लिया। और सेकंड टाइम में एपीजे बाध्य थे, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपका प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार में किसके लिए लौटा सकता है?
अगर दोबारा फाइल आएगी तो उसके हाथ बंधे हैं, फिर उसको साइन करने पड़ेंगे। तो आपके एपीजे ने पहली और अब तक आखिरी बार सस्पेंसिव वीटो का यूज किया, और ये मुद्दा किसके पद से संबंधित था? लाभ के पद से। लेकिन दोबारा में बेचारे बाध्य थे, साइन करने पड़े। इसका नुकसान एपीजे को यह भरना पड़ा कि एपीजे 2002 से 2007 के राष्ट्रपति थे, और दोबारा 7 से 12 बन जाते अगर 2006 में कौन सी वीटो ना यूज कर गए होते। सरकार को लगा आज पुनर्विचार यूज कर रहे हैं, कल एब्सोल्यूट यूज कर लेंगे हमारी बातों पे किसी पे, तो ऐसे आदमी को लाने का क्या फायदा। और इसीलिए एपीजे बहुत काबिल थे, लायक थे, लेकिन सेकंड टाइम में आपके भारत के राष्ट्रपति नहीं बन पाए। ये सीधी स्पष्ट बात थी, लेकिन आम जनता इस बारे में नहीं जानती। ये समझ में आ गई सस्पेंसिव। इसके बाद तीसरी और लास्ट वीटो का नाम है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो आज तक सिर्फ एक राष्ट्रपति ने की है यूज, जिनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह जी। और जब आप बेसिक बैच में थे मैंने बताया होगा, ये खुद एक सिख हैं और ये कुछ नहीं कर पाए। इनके देखते देखते, जब क्या थे ये भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आराम से रह रहे थे, इनका बहुत दिल दुखी हुआ क्योंकि इनकी इच्छा थी कि मैं कंट्रोल करूं, और लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को फोन किया रात में ही। पीएम कौन था? राजीव। और राजीव गांधी को कहा गया कि दिल्ली में दंगे भड़केंगे, फौज बुला लो। लेकिन राजीव गांधी ने यह कह के फोन काट दिया कि आप चिंता ना करें, दिल्ली पुलिस अपने आप काम संभाल लेगी। और 31 अक्टूबर का दिन था जिस दिन इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था 1984। रात को आपके राष्ट्रपति फोन कर रहे थे पीएम को, और अगले दिन सुबह 1 नवंबर, 1, 2, 3, 4 नवंबर दिल्ली पूरी तरह से सिखों के लिए अनसेफ थी, और जितने सिख मिले सब मार दिए गए। जो भाग गए ना रातों रात, जैसे अपना घर छोड़ के भागना। अब तुम इतने बड़े हो गए, इस चीज को समझ सकते हो कि अगर रात में एकदम से दंगाई आ जाए तो कहां जाए परिवार। उसका गहना, उसका कपड़ा, सब कुछ जला देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता आप कैसे हैं, क्या करते हैं, आपकी गलती नहीं है, इस बात को कोई सुनेगा ही नहीं। ये सब देखते देखते किसकी आंखों के सामने हो रहा था? यानी जैल सिंह जी। और जैल सिंह जी कुछ नहीं कर पाए। तो जैल सिंह जी के और राजीव के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं निभे, क्योंकि एक बेसिक सी बात पे पहले दिन डिस्प्यूट हो गया। इसके बाद आगे चल के राजीव गांधी एक विधेयक लाते हैं, लोकसभा में पारित कराते हैं। 1986-87 का दौर था ये, तब ये पीएम थे, 89 तक थे। और ये था डाक संबंधी विधेयक। डाकियों को एक डाक संबंधी विधेयक आजादी देने वाले थे। बिल था ये कि डाकियों को जिस पे शक हो उसका लेटर खोलें और पढ़ लें। तो ये बहुत गलत बात थी, और अगर ऐसा होता तो आम आदमी की निजता पूरी तरह खत्म हो जाती। लेकिन पीएम ने ये बात करवा दी कि ठीक है, जिस पे शक हो उसका लेटर खोलो, पढ़ लो, क्या पता आतंकवादी हो। लेकिन ना हो तो उसके घर की बात तुम कौन हो जानने वाले, उसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। भाई बहुत बातें होती हैं किसी के घर की। पर्सनल निजता के अधिकार को तो पूरी तरह खत्म कर देता। अगर कौन सा पास हो जाता तो डाक संबंधी पास कर दिया था लोकसभा ने, राज्यसभा ने। पीएम की पूरी इच्छा थी ये लागू हो, लेकिन इसको रोक दिया। और राष्ट्रपति ने क्या किया? उठा के इस पे ना हाँ ना कौन सी वीटो यूज कर ली? पॉकेट। अगर ना करते तो लॉजिक देना पड़ता, और लॉजिक एक आदमी का चलता नहीं, क्योंकि एंटी सरकार हो गई थी। तो सीधे यूज किया पॉकेट वीटो का। अगर सस्पेंसिव यूज करते तो वापस फाइल पे आती, साइन करने पड़ते। जैसे किसको करने पड़े थे? एपीजे को। इन्होंने ना पॉकेट यूज की ना एब्सोल्यूट, क्योंकि एब्सोल्यूट में कारण बताना पड़ता। इन्होंने यूज की सस्पेंसिव और एब्सोल्यूट ना यूज करके पॉकेट यूज कर ली। तो पॉकेट वीटो यूज करने वाला इकलौता राष्ट्रपति कौन है तुम्हारा? तीनों वीटो समझ में आ गई है? 2 ने ये यूज की, एक ने ये, एक ने। तो कितनी बार वीटो का यूज किया? 4 बार। 2 बार कौन कौन से राष्ट्रपति थे? राजेंद्र प्रसाद, रामास्वामी वेंकटरमन। ये किसने यूज की? एपीजे। और ये और एक और चीज सुनो, ज्ञानी जैल सिंह जी ने जब ये डाक संबंधी अधिनियम रोका था ना, उसी दौर में पंजाब की हालत इतनी खराब थी कि पंजाब में रिकॉर्ड बना था राष्ट्रपति शासन लगातार 5 साल। पंजाब में 1987, देखो इसी दौर की घटना बता रही हूं, 1987 में पंजाब आपके देश का पहला स्टेट है, और अब तक का आखिरी भी, जहां राष्ट्रपति शासन 1 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 5 साल चलता रहा। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ता है। तो आपके यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा तो हद से हद 1 साल, बहुत ही खराब स्थिति है तो 3 साल। लेकिन कहां रिकॉर्ड खत्म कर दिया था? पंजाब। कितने साल लगा के रखा? मिलिटेंसी का दौर था, आतंकवाद बिल्कुल चरम पर था पंजाब में। ये सब इंदिरा गांधी के डेथ की बात की बातें हैं। तो 1987 में ही डाक संबंधी विधेयक पे साइन करने से न मना ना हाँ, पॉकेट वीटो। उसी दौर में यहाँ क्या लगाया गया? राष्ट्रपति शासन। कब से कब तक चला ये? 87 से 92 तक, 5 साल तक देश में। इस टाइम पे ना राजीव गांधी थे बाद में, ना ही ज्ञानी जैल सिंह जी। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब बुक उठाओ और वीटो पूरी पढ़ लेते हैं। इसमें तुम पहुंचोगे पेज नंबर 97 पढ़ा था लास्ट, देखना 97 कंप्लीट किया था ना। हम पहले 99 पढ़ रहे हैं, 98 भी करा दूंगी कल, आज पहले 99 पे आओ। वीटो शक्ति लिखा है देखो, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, प्रेसिडेंट्स वीटो पावर। मिल गया? पहला पॉइंट टिक करना। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। क्या वीटो शब्द यूज किया गया है? नहीं, वीटो शब्द यूज नहीं किया गया, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमने सिर्फ एज्यूम कर लिया। तो वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है रोकना। पूर्ण वीटो इंग्लिश में टिक कर लो, एब्सोल्यूट वीटो। बातचीत नहीं करनी किसी को भी, ये सबके लिए है ये बात, कोई मुझे बातचीत करता ना दिखे। एब्सोल्यूट वीटो अंडरलाइन करो पहला पॉइंट। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता, मना कर रहा है वो, फिर पढ़ लो, तो विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब वो पूर्ण वीटो की शक्ति का प्रयोग करता है। सबसे पहले शक्ति का प्रयोग अंडरलाइन करना 1954 पेप्सू। पेप्सू क्या था? पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। लिख लो यहीं पर पेप्सू के पास, नीचे लाइन में, यहां कहीं भी लिख लो। पटियाला पेप्सू का फुल फॉर्म था ये, बहुत सारी स्टेट्स इसमें थी ना, तो पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब, पूर्वी पंजाब, क्योंकि हमें यही मिला था। वेस्टर्न तो उनको मिल गया था ना पाकिस्तान वालों को। ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, तब इसमें हिमाचल भी था, इसमें हरियाणा भी था, पंजाब भी था, पहाड़ी पूरे इलाके थे। पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, पेप्सू।
ये देश का पहला एरिया है जहां राष्ट्रपति शासन लगा था। इससे पहले राष्ट्रपति शासन कहीं नहीं लगा था। यहां मत लिखना, बाद में आगे लिखेंगे। अंडरलाइन करो। 54 में पेप्सू विनियोग विधेयक, पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में भारत के पहले राष्ट्रपति, अंडरलाइन कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कौन सी शक्ति यूज की गई थी? एब्सोल्यूट वीटो। यही लिखो इसी के पास। 1991, सेकंड पॉइंट लिख लो, 1991 राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, 1991 राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेंकटरमन ने भी पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। ने भी पूर्ण वीटो या एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। क्यों किया था बताना? वीपी सिंह ने क्या किया था? धन विधेयक बिना प्रायर परमिशन, लिख लो ब्रैकेट में, लिखो धन विधेयक बिना इनसे पूछे पेश किया गया था। और पेश क्या, पारित भी कर दिया था। धन विधेयक मनी बिल बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के, बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पेश और पारित कर दिया। तो ठीक है, फिर तो ये कर सकते हैं, क्योंकि संविधान ने कहा है कि आपकी पावर अगर वो ना दिखाएं तो आप उसको मना कर देना। तो कितनी बार आज तक एब्सोल्यूट वीटो यूज किया गया? 2 बार। पहली बार किसने यूज किया? राजेंद्र प्रसाद। किसके खिलाफ यूज किया? पेप्सू। इनके बजट पे साइन करने से क्यों मना किया? क्योंकि जब बजट बना तब यहाँ क्या लगा हुआ था? राष्ट्रपति शासन। और जब बजट पे साइन होने तो राष्ट्रपति शासन समाप्त। तो अपने खर्चे खुद देखो। ठीक है। 1991 रामास्वामी वेंकटरमन, परमिशन के बिना धन विधेयक, इसलिए पूर्ण वीटो। नेक्स्ट पे आ जाओ, सस्पेंसिव वीटो, इंग्लिश में टिक कर लो, निलंबनकारी वीटो हिंदी में। पहला पॉइंट पढ़ना, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक के प्रभाव को निलंबित रखने, सस्पेंड करने के लिए अनुमति देने हेतु अपने पास प्रेषित विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार, डबल टिक कर लो, पुनर्विचार के लिए भेजता है। फिर पढ़ो, लौटाए जाने का प्रभाव सिर्फ अनुमति का निलंबन होता है, क्योंकि संसद द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना, संसद द्वारा पुनः पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। तो क्या एपीजे लाभ के पदों को बचा पाए थे? नहीं, दोबारा साइन करने पड़े थे लाभ के पद पे। इसके बाद अगले पेज पर आ जाओ, जेबी वीटो, ये लिख लो, सस्पेंसिव के पास लिखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में प्रयोग किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में प्रयोग किया। लाभ का पद लिख लेना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में यूज की थी ये, लाभ के पद के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में, सस्पेंसिव के पास लिखना, 2006 में इसका प्रयोग किया, लाभ का पद। लेकिन वो रोक नहीं पाए, क्योंकि दोबारा अगर विचार करने के बाद फाइल गई तो वो मर्जी है या बाध्य है? बस फिर साइन करने पड़े। लेकिन इसका नुकसान क्या रहा कि एपीजे को दोबारा नहीं बनाया लोगों ने। अगले पेज पे आ जाओ, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। पहला पॉइंट पढ़ लो, जब राष्ट्रपति संसद द्वारा अनुमति के लिए भेजे गए विधेयक पर, अंडरलाइन करना, यहां से ये दिखता है कि कौन बातें कर रहा है, इसलिए बातें मत करो, ये पता होता है अपने आप को कि मैं बातें कर रहा हूं। अंडरलाइन करना, विधेयक पर न तो अनुमति देता है, न ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है, तो जेबी या पॉकेट वीटो कहलाता है। अगला पॉइंट भी टिक कर लो, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया। किस सरकार ने पारित किया था ये? राजीव गांधी। यहां लिख लो, पीएम राजीव गांधी। राजीव चाहते थे डाक संबंधी विधेयक पारित होकर कानून बन जाए, और किसी के भी लेटर को कौन पढ़ने में सक्षम हो? वहां का डाकिया। इससे अगले साल कहां क्या लग गया था? पंजाब में राष्ट्रपति शासन। यहां ऊपर लिख लो ये बात। इसका मतलब पंजाब की स्थिति कितनी खराब थी, लिखो, 1987 में पंजाब में, 1987, 86 में तो विधेयक था, 87, 1987 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा। ब्रैकेट में लिखना, आतंकवाद का बोलबाला, चरम पे था आतंकवाद 5 साल तक। 19 क्या लिखा तुमने? राष्ट्रपति शासन लगा, कौन से सन में? 1987 में। लिख लो ब्रैकेट में, आतंकवाद, हाँ बहुत ज्यादा चरम पे था आतंकवाद। 1987 से 1992, 5 साल, ये भी लिख लेना। ये 5 साल का एक्सेप्शनल केस है इंडिया में। आज तक सबसे ज्यादा बार कितनी साल के लिए? 3 साल। कोशिश करते हैं 1 साल, स्थिति ज्यादा ही खराब हो तो 3, 5 के लिए तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो पंजाब में बहुत बुरी हालत थी उस टाइम जब ये पॉकेट वीटो यूज किया। तब राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जैल सिंह। पीएम कौन था? ठीक है, फटाफट से टिक कर लो ये। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही प्रभावी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करना। राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। क्या राष्ट्रपति संविधान को चेंज करने के लिए जो बिल आएगा उसको मना कर देगा? किस किस को मना किया है आज तक? बजट को, धन विधेयक बिना पूछे पेश करने को, लाभ के पद पर, और इसने क्या किया ज्ञानी जैल सिंह ने? डाक संबंधी। अगर आए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो क्या ये मना कर देगा? तब राष्ट्रपति की इतनी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है कि वो मना कर पाए। चलो इसके बाद एक टॉपिक पढ़ते हैं, आपातकालीन शक्तियों का। 100 पर ही है, या छोटे टॉपिक पढ़ा दूं, पहले अध्यादेश पढ़ा देती हूं। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस। बोर्ड पे सब लोग ध्यान से समझना इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। ऑर्डिनेंस, ऑर्डर क्या होता है? हाँ, आदेश से बना है ये, आदेश से थोड़ा सा कम पावरफुल है, और इसे कहते हैं अध्यादेश। आपके देश में कानून बनाने का एक प्रोसेस है। एक आदमी कानून नहीं बनाता, कानून बनाती है संसद। और कानून बनने से पहले क्या पेश किए जाते हैं? बिल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विधेयक। फिर आप अच्छी तरह जानते हैं विधेयक 2 तरह के हैं, एक धन और एक साधारण। धन है तो सिर्फ लोकसभा, सिर्फ मंत्री। साधारण है तो लोकसभा या राज्यसभा, सांसद और मंत्री कोई भी। इतनी बेसिक बात हर किसी को पता है, मैंने बहुत बार बताई। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसका तरीका क्या था? लोकसभा लाया तो या राज्यसभा। बाद में किसके साइन होते थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो साइन करेगा और कानून बन जाएगा, अखबार में आ जाएगा। तुम और मैं तो पता भी नहीं चलता था, हमें तो तुरंत कानून बने मिलते थे। लेकिन कभी कभी ये प्रोसेस नहीं चल पाता जब लोकसभा और
राज्यसभा बैठी ना हो, तब फिर राष्ट्रपति कहता है कि मेरे पास एक पावर है, अगर पीएम को लगता है, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री जिसका मुखिया है, जिसको आप कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हिंदी में आप कहते हैं मंत्री परिषद, इसमें सारे बड़े बड़े छोटे मंत्री आते हैं, ये सब मान लीजिए आज की बात करें, अभी फिलहाल में कोई सेशन नहीं चल रहा, अक्टूबर चल रहा है ना, कोई सेशन नहीं है, अब सेशन बैठेगा आपका या तो नवंबर के एंड में या मेन दिसंबर में, ये बैठेगा आपका शीतकालीन सत्र। तो प्रेजेंट में लोकसभा राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही, मान लीजिए इंस्टेंट जरूरत बनती है, कोई कानून बनाना है, अभी अगले हफ्ते में देश के पीएम को लगे और उसकी मंत्रिपरिषद को कि हमें अगले हफ्ते में या नवंबर के स्टार्टिंग में कानून बनाना ही बनाना है, लेकिन बैठक तो नहीं है, बैठक हो भी नहीं सकती ऐसे फालतू टाइम पर, तो ये क्या करेंगे, ये राष्ट्रपति को कहेंगे सर अभी तो सेशन नहीं चल सकता, बैठक नहीं हो सकती, हम कानून जैसा क्या बनवा लेते हैं, अध्यादेश, और ये एक फाइल तैयार करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे क्या जरूरत है इस टाइम देश की, और उस फाइल को ये दे देंगे राष्ट्रपति को और कहेंगे सर हमने पारित नहीं कराया क्योंकि सेशन नहीं था। राष्ट्रपति जब कानून बनाए, राष्ट्रपति के साइन से जब पहले शुरुआत हो कानून बनाने की, तो आप इसको कानून ना कह के आप कहते हैं ये अध्यादेश है। कानून होता है लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, जब एरो इधर जाती हो, जैसे देखो मैंने पीछे लिखा था, अच्छा इसी में ये देखो, इसी में बता देती हूँ, लोकसभा राज्यसभा कहाँ जाए, फाइल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कानून बनाने का प्रोसेस है। आप इसमें लोकसभा राज्यसभा को चेंज कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, राज्यसभा प्लस लोकसभा फाइनली किसकी तरफ जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जब अध्यादेश होता है ना, ये कानून के थे ये, अगर अध्यादेश हो तो फाइल ऐसे चलती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा राज्यसभा, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा लोकसभा, इनको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आदमी स्टार्टिंग है। जब अध्यादेश है तो स्टार्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने की, और जब बिल था तो स्टार्टिंग लोकसभा और राज्यसभा। तुम्हारे मेरे लिए दोनों कानून है, लेकिन इनको अपनी पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहा जाता है ये ऑर्डिनेंस है। ऑर्डर होते हैं कानून, लॉ एंड ऑर्डर, इसकी जो साइन है वो लोकसभा राज्यसभा से उधर जाएगा, और जो ऑर्डिनेंस है इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लोकसभा राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा 6 महीने लगाती, साल लगाती, कितना भी टाइम लगाती, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो कानून बनाया है ना, इसमें पहली बात तो पीछे पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद खड़ी है, उन्होंने बनवाया ये। इसके बाद जब भी ये बन गया ऑर्डिनेंस, तो 42 डेज गिने जाते हैं। कब से 42 डेज गिनने हैं, जिस दिन से बैठक बैठेगी। मान लो इसने नवंबर में बनाया, तो नवंबर शुरू में तो बैठक नहीं बैठेगी, हो सकता है लास्ट वीक ऑफ नवंबर बैठे या दिसंबर बैठे, हम मानते हैं दिसंबर में बैठक बैठेगी, तो पूरा नवंबर अध्यादेश आराम से चलेगा, और आम आदमी के लिए ये एक कानून ही है। जिस दिन बैठक बैठेगी उसके 42 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट की इस फाइल को पारित कराना है, लोकसभा से भी और राज्यसभा। कितने डेज के अंदर अंदर, अगर मैं इसको वीक्स में कन्वर्ट करूं तो ये कितने हफ्ते आ गए, 7 दिन का एक हफ्ता होता है ना, तो ये कितने का आ गया, 7 6 42, यानी कितने वीक्स हो गए, 6 सप्ताह के अंदर पारित कराना पड़ेगा, या कह लो 42 दिन के। ये दिन तब से गिनना जिस दिन से सेशन बैठे, ऐसे नहीं कि आज से दिन गिन दिए, 42 दिन तब गिनने हैं जब सेशन, मान लो किसी कारण से दिसंबर का सेशन हो ही ना पाए, तो फिर ये कानून चलता जाएगा। अगला सेशन आपका फरवरी में होगा, फिर फरवरी से 42 दिन गिन लेना। आपके देश में जब बहुत जरूरत होती है तभी अध्यादेश लाए जाते हैं, और सबसे पहली बार अध्यादेश इंदिरा गांधी के टाइम में आया था, जब इंदिरा ने देश में क्या लगा रखा था, आपातकाल, तो इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस टाइम में थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनको कहा सर देश में एक बहुत बड़ी जरूरत है और आप अध्यादेश ले आइए। अब कठपुतली होता है, राष्ट्रपति मानेगा। फखरुद्दीन अली अहमद ने साइन करके, और फाइल बाद में चली थी लोकसभा की तरफ। इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था देश में 5 RRB बनेंगे, रीजनल रूरल बैंक, आज तक चल रहे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आप सबने देखा होगा कभी गुड़गांव ग्रामीण बैंक, बहुत सारे अलग अलग तरह के नाम होते हैं, तो इनको बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या इंग्लिश में अगर इसे कहें तो रीजनल रूरल बैंक। इससे पहले कभी नहीं थे। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था, महात्मा गांधी का बर्थडे 2 अक्टूबर 1975, जून से आपातकाल था, इंदिरा ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कहकर 5 बैंक बनवाए। वैसे बैंक बनते हैं लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन ये बिना लॉ के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस से बने, और इसमें पहले बैंक को नाम दिया गया था प्रथम। तो इंडिया का फर्स्ट RRB कौन सा था, प्रथम, नाम ही प्रथम रख दिया, पहला था ना तो नाम भी प्रथम बैंक रख दिया। तो पहले RRB का नाम प्रथम है। ये 2 अक्टूबर 1975 को बना है। किस राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, फखरुद्दीन अली अहमद। पीएम कौन थी उस टाइम, तब से लेके आज तक जब जरूरत पड़ी तो नए नए ये अपना ऑर्डिनेंसेस आते गए। ऑर्डिनेंस के पीछे सबसे बड़ी ताकत पीएम और मंत्रिपरिषद है। हाँ, बस पावर लिख रखी है राष्ट्रपति के नाम। देखो अगला पॉइंट, आर्टिकल 1 2 3 में है ये, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस बोलते हैं अध्यादेश को। पहला पॉइंट टिक करना, जिस समय संसद का अधिवेशन ना हो, अधिवेशन मतलब सत्र, उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 1 2 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछते हैं ऑर्डिनेंस की पावर किस आर्टिकल में दी गई है, 123 में, 1 2 3 में। अगला पॉइंट टिक करना, यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन शुरू होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहता है। कितने दिन हो गए ये 6 सप्ताह, 42 दिन, लिख लो यहाँ 42 डेज। कब से गिनोगे ये दिन, जिस दिन बैठक बैठेगी। अगर बैठक 4 महीने नहीं बैठी तो 4 महीने कानून चलेगा। ये बस नाम कानून नहीं है, क्या कहते हैं इसे, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। 42 डेज लिख लेना। अगला पॉइंट पढ़ना, यदि संसद द्वारा अध्यादेश को अधिवेशन प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर पारित नहीं करती तो वो स्वयं ही निष्प्रभावी हो जाता है। कितने दिन के अंदर पारित करवाना है, 42 दिन। अगर नहीं कर पाई तो वो कानून रद्द, खत्म। बनवाने वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पास कर ही देंगे। इसके बाद आ जाओ वित्तीय शक्तियों पर। वित्तीय शक्तियां, मैंने क्या बताया था, सारे बजट से पहले या बजट धन विधेयक है, जितने विधेयक किससे जुड़े हुए होते हैं, धन, वो हमेशा किसकी मर्जी से पेश किए जाते हैं,
सबसे पहले इसमें राष्ट्रपति की मर्जी है। कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, फाइल होती होगी तैयार, इस फाइल को पढ़ता है सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष, और अगर ये पढ़ के कह दे कि ये धन विधेयक है तो इसको इस पे साइन करने पड़ते हैं आर्टिकल 110 के तहत, और इसकी स्टैंप लगती है। फिर ये फाइल पेश नहीं हुई, पहले ये फाइल जाएगी सीधे राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति देखेगा आर्टिकल 110, वो एकदम से अलर्ट हो जाएगा कि ये कौन सा विधेयक है, धन। वो इसको पूरे को एक सरसरी नजर से जैसा चाहे पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद वो कहेगा ठीक है मेरी परमिशन है, इसको पेश कर दिया जाए। इसकी परमिशन के बाद ये फाइल वापस लोकसभा में आएगी, इसको यहाँ पर पेश किया जाएगा, फिर इस पे बहस की जाएगी, फिर ये पारित कर दिया जाएगा, और राज्यसभा में इसके बाद जाएगा सिर्फ कितने दिन के लिए, और वापस फाइल किसके पास जाएगी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखेगा ये तो मेरे हाथ से ही निकल के फाइल गई थी, वो मना करने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि उसने पहली बार इस पे साइन कर, मतलब हाँ करके ही उनको कहा था कि तुम इस पे काम कर लो। अब ये फर्स्ट टाइम में ही क्या हो गया, बाध्य, क्योंकि इसकी मर्जी से हुआ है सब काम, वही बता रखा है। देखो, वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स, पहला पॉइंट टिक करना। पहली बार मना कर दे फिर तो पेश ही नहीं हुआ, फिर पारित ही नहीं हुआ, पेश ही नहीं हुआ तो टेंशन ही नहीं है। पॉइंट टिक करना इसमें, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, वित्तीय वर्ष कौन सा होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है क्या वित्तीय वर्ष? वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये होता है पूरे देश का। जब बजट के ऊपर काम कर रहे होते हैं उससे पहले स्टार्ट करते हैं फरवरी से ही। ये फाइनेंशियल ईयर है पूरे देश का, लेकिन आपके आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर ये नहीं है, हर बैंक का फाइनेंशियल ईयर यही है। सारे बैंक 31 मार्च तक पूरे साल का ब्यौरा करके, चाहे एसबीआई है, पीएनबी है या कोई भी, अपनी पूरी शीट्स जमा करा देते हैं आरबीआई को। जब सबका काम खत्म होता है ना, तब आरबीआई का काम स्टार्ट होता है। इसीलिए आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर पूरे देश में सबसे अलग है। ये 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और जून के एंड तक चलेगा। जून 30 जून का होता है ना लास्ट महीना, तो इसका सबसे अलग फाइनेंशियल ईयर है। किसका? क्योंकि इसका काम शुरू तब होगा जब सब काम पूरा कर लेंगे। इसको तो सबका एंड में रिजल्ट देखना है ना, तभी ये बताएगा इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है। सब अपना काम कितने मार्च तक निपटा लेते हैं, 31। उसके बाद अप्रैल, मई, जून ये पूरा काम करता है, और फिर ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करता है 1 जुलाई से। ये पेपर में इसलिए पूछते हैं क्योंकि आम जनता को बात पता नहीं है, कहीं भी ऊपर लिख लो। देखो, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून, बाकी सबका 1 अप्रैल से होता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। आम आदमी क्या इसमें अपना अकाउंट खोल सकता है? नहीं। हमारा इसमें ना अकाउंट खुलता, ना इसको हमारे बारे में पता। हम अपने अकाउंट खोलते हैं नॉर्मल बैंक में, वो बैंक अपना सारा जमा पूंजी घटा सब कुछ, भाई मेरा फायदा हुआ नुकसान हुआ सारा तामझाम किसको पकड़ा देता है? आरबीआई। तभी देखना आरबीआई रिपोर्ट्स जारी करता है। अगर तुम थोड़े से एक्टिव हो, अलर्ट हो, अखबार पढ़ते हो, तुम्हें पता होगा कई बार आता है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में इतने % उछाल आया। पढ़िए इस तरह की रिपोर्ट। ये आरबीआई सब बैंकों को देखता है। अगर सरकार को, मोदी सरकार को पैसा चाहिए तो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, तो सरकार का भी बैंक है, बैंकों का भी बैंक है। मान लीजिए एसबीआई को पैसा उधार लेना है, ये पीछे वाले फिर बातों में लग गए। एक आधे को इतनी भी अकल नहीं है कि समझ लें बातें, अपने आप समझ में नहीं आती है। तो आरबीआई किस किस का बैंक है? सरकार का भी और बैंकों का भी। यहां लिख लो ऊपर, ये आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून। यहां लिख लो सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक आरबीआई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? ये 35 के अधिनियम से बना था। ये यहां मत लिखना, लेकिन वो जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे सर तब बताएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, अध्यादेश में वित्तीय पे पहुंचे थे ना। पहला पॉइंट टिक कर लो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार, इसी लाइन में पीछे, बजट रखवाता है। तो बजट कौन पेश करवाता है? बजट धन विधेयक है, कौन पेश करवाएगा? राष्ट्रपति। ये आम जनता जानती नहीं है। पीएम बजट में कोई रोल नहीं प्ले करता, देखने में करता वही है, भाई वित्त मंत्री भी तो उसी का है। अब ध्यान से समझो इसको, अगर वो पूछे जानबूझ के बजट भारत में कौन पेश करवाता है, तो तुम कहोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पता है जब बजट बनता है ना तो 5-7 दिन तक बजट पे कार्यवाही चलती है। जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना पहाड़ी पर, यहाँ बड़ा सा भवन, इसके सामने एक दिन मैंने तुम्हें समझाया था, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, यहाँ अंडरग्राउंड नीचे सब कुछ छपता है। और जब बजट स्टार्ट होता है ना, जिस दिन से बनना, उस दिन के बाद वहाँ एक हलवा सेरेमनी रखते हैं। उस दिन हलवा बांटते हैं सारे में, सारे स्टाफ में, एमपी और सब में। और उस दिन के बाद जो अंदर है ना वहाँ काम करने वाले, वो 6-7 दिन, जिस दिन तक बजट छप नहीं जाता, उनको घर नहीं जाना होता, उनके फोन भी ऑफ कर दिए जाते हैं, वहाँ कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता। बजट एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल गुप्त, बिल्कुल शांत रखी जाती है। ऐसा नहीं कि वहाँ रिपोर्टर घुस के पूछे हाँ जी बताइए क्या छप रहा है बजट में। बजट इंस्टेंट आएगा जब आएगा। देखा नहीं बजट, वो थैले में रख के लाते हैं तो सब बड़े क्यूरियस होते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या आया इसमें। बजट बिल्कुल गुपचुप तरीके से अंडरग्राउंड जो घुस गया ना, जिसकी वहां ड्यूटी लग गई, अब वो 6-7 दिन तक बाहर नहीं जा सकता। उसका वहीं खाना, वहीं नहाना धोना, उसको वहीं रहना है, क्योंकि ये लीक नहीं होना चाहिए। किसी भी देश की साख होती है बजट, उसकी बेइज्जती हो जाएगी अगर उसके पेश करने से पहले। सुनेगा कौन बजट को? बजट का भाषण सब सुनते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ध्यान दे रहे, तुम नहीं सुनते, तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को सीधा वो लिखा हुआ मिल जाता है। जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो दिन में देखते हैं बजट में क्या चल रहा है, कौन सी चीजें बढ़ेंगी, कौन सी घटेंगी, तुम्हें पता ही नहीं चलता। हर साल टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इन सब पे चीजों पे दाम बढ़ जाते हैं, और ये बजट में आता है कि इतनी % चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स पे महंगी हो गई, इतना % ये सस्ता हो गया। ये सब बजट है, इसको वित्त मंत्री पेश करता है, लेकिन पेश करवाता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि बजट कौन से विधेयक में आता है, और धन हमेशा पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति की। आर्टिकल कौन सा है धन विधेयक का? 110। जल्दी से टिक करेंगे। अगला पॉइंट हमारे काम का है, ये पहला पॉइंट दोबारा पढ़ लो। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है तुम्हारा? 1 अप्रैल। आरबीआई का 1 जुलाई से। अंडरलाइन कर लो, संसद के दोनों सदनों के सम्मुख, नेक्स्ट लाइन पीछे, बजट रखवाता है। ये बजट अगर कहेंगे स्पेशल तो 112, और अगर धन विधेयक कह दिया तो 110। हमने ये पढ़ा था ना, इसका अध्याय थे, देखो इसके स्टार्टिंग के जो अध्याय थे ये रहे, देखना जरा।
इस अध्याय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था। इसमें हमारे सारे क्या थे? पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस क्या करती है? विधेयक, कानून, धन विधेयक, साधारण विधेयक। इसी में तो आएगा 107 साधारण विधेयक, 108 जॉइंट सेशन, 110 धन विधेयक, 112 जिसको आप बजट कहते हैं, और 117 ये भी फाइनेंशियल बिल है। ये सब इसी का पार्ट है। तो किस अध्याय के बारे में बातचीत हो रही है? सेकंड के बारे में। अंडरलाइन कर लो जल्दी से। 112 बजट, बजट पूछे स्पेशल तो 112, और धन विधेयक कहें तो 110, और साधारण कहें तो 107। ये लिख लो ऊपर नीचे कहीं लाइन में, बाद में याद नहीं आएंगे। लिखो 107 साधारण विधेयक, 108 जॉइंट सेशन। बुक में बहुत जगह है, नीचे ऊपर वहां लिख लो साफ और थोड़ा अच्छा जो तुम पढ़ पाओ। 107 साधारण विधेयक, 108 जॉइंट सेशन, 110 धन विधेयक, अनुच्छेद हैं ये सारे। 110 धन विधेयक, 112 बजट। क्या बजट शब्द तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? बजट शब्द है? बजट शब्द नहीं है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। जल्दी से लिख लो ये बात। लिखो बजट संविधान में नहीं लिखा, बजट शब्द संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी पैसों का विवरण है। ये पूरे साल के पैसे कहां से कहां तक इस्तेमाल करने हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण। ये स्पेशल लिखना, बजट शब्द संविधान में इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसे वीटो नहीं किया गया। बजट शब्द संविधान में लिखित में नहीं है। तो फिर क्या लिखा है बजट के लिए? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट पता है कहां से निकला है? बुजेट शब्द से। बुजेट का मतलब विदेशी भाषा में होता है लेदर का बैग, चमड़े का बैग। इसीलिए आपने देखा होगा जितनी बार वित्त मंत्री होते थे, जब बजट उनका मैगजीन में या कहीं फोटो आता तो हमेशा अपने बैग को ऐसे करके दिखाते थे वित्त मंत्री। ये तो जो महिला बनी थी ना, ये वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीता। इन्होंने ये तरीका तोड़ा और लगभग 150 साल हो गए थे। अंग्रेजों के टाइम से बजट आ रहा था, विदेशों में भी तो बजट बनता है, तब से ये परंपरा सेम चल रही थी कि बजट का मतलब वो लेदर का बैग या चमड़े का थैला। तो हमेशा वित्त मंत्री उसको दिखाता था। क्योंकि ये महिला थी तो इन्होंने सोचा उसको चेंज किया जाए। इन्होंने एक लाल कपड़ा लिया, लाल शुभ का ये अपना संदेश देता है। लाल कपड़ा लेके अपनी खुद की चाची से वो घर में एक बैग बनवाया, जो हमारी दादी और हमारी मम्मियां नहीं घर में बैग बनाती थी, झोला टाइप, और उसमें फिर वो बहुत सुंदर सा एक उसका बॉर्डर सा बनाया। और ये बड़ा चेंज माना गया था कि भारत में पहली बार एक महिला जो है जो वित्त मंत्रालय संभाल रही है, इंडिपेंडेंट। वित्त मंत्री एक बार इंदिरा भी थी, लेकिन उसके पास ढेर डिपार्टमेंट थे, पीएम थी। उन्होंने इसको चेंज कर दिया। तो बजट शब्द का अर्थ ही बदल दिया था। किस वित्त मंत्री ने? निर्मला सीतारमण ने। वैसे इसका मतलब चमड़े का थैला था। जल्दी से टिक करना ये वित्त आयोग, बस लास्ट टिक कर लो ये अगला पॉइंट। धन विधेयक 110 लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जा सकता है। किसने इस बात को तोड़ दिया था? किसने गड़बड़ की थी? वीपी सिंह ने। अपनी मर्जी से नहीं पेश कर दिया। लिखो यहाँ वीपी सिंह अपवाद, मर्जी से पेश करके बैठ गए। नेक्स्ट टिक करना, राष्ट्रपति को वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति है। नेक्स्ट बहुत काम का पॉइंट है पर एक्सप्लेन कल करूंगी, आज टिक कर लो। भारत के कंटिजेंसी फंड पर उसका नियंत्रण। ये कल बताऊंगी कंटिजेंसी फंड होता क्या है।